हेलो दोस्तों। आप सभी का हिंदी एनसीईआरटी में स्वागत है। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री में देखते हैं। पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में जानते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी के साथ देखते हैं। स्टोरी में लिखा है कि सरीदा का सवाल है। सरीदा का सवाल। सरीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कैसे, कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। जैसा कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें कि हम कुछ बहुत साल पुरानी बात अगर जानते हैं तो सोचते हैं कि इसके बारे में कौन बता सकता है, कैसे कैसे हम जान सकते हैं, आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो यही थॉट्स सरीदा के मन में भी आया। इसका पता लगाने के लिए हम पढ़ते हैं कि कैसे पता लगाया है, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता। जाहिर सी बात है, 1 साल 2 साल 3 साल पुरानी बात हम किसी ना किसी से पूछ सकते हैं, घर में पेरेंट्स से, दादी दादाजी से, किसी से भी। बट उनके पहले भी क्या हुआ था वो कैसे जाना जाए। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। इतना सब कुछ हम जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। देखते हैं नर्मदा नदी कहाँ है। ये रही आपकी नर्मदा नदी। यहाँ से स्टार्टिंग पार्ट है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों में किसी विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे अनाजों का आखेटक शिकारी भी करते थे। मतलब फल फूल जड़ के साथ साथ शिकार को भी अपना भोजन बनाते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। चलिए देखते हैं अब ये कहाँ है।
ये है आपका सुलेमान पहाड़ी, ये है आपका किर्थर पहाड़ी। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ सबसे पहले फसलों को उपजाया आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय जैसे पशुओं का पालन शुरू किया, पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में हिमाचल विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। गारो गारो, ये रही आपकी गारो और ये रही आपकी विंध्य हिमाचल। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। मानचित्र में सिंध तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सिंध, ये है आपकी सिंध नदी और ये है आपकी सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ये है ब्यास। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ये रही आपकी गंगा नदी। और दूसरा आपका सोन नदी। ये रही आपकी सोन नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमाचल जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा
समुद्रों के कड़ यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्री उनके लिए असंभव नहीं थी। ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू, जिसका अर्थ है हाथ है, से लिया है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। यहाँ देख लीजिए। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था।
भुर्ज पेड़ के छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये रही। आपकी इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृति में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्रियों पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसा वस्तुओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? इसके बारे में भी जान लेते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? इसमें पूछा गया है, जाहिर सी बात है
यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए देखते हैं, अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार कर तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसमें कुछ खास नहीं, बस इतना ही बताया गया है कि सबकी लाइफ अमीरी गरीबी मध्य क्लास वर्ग के लोग हैं, अमीर जो लोग हैं, व्यापार हैं, जो प्रेजेंट टाइम में भेदभाव वो पहले था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी मछुआरों संग्राहक कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई भी वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले, ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेज के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ और इनके लिए तुम किस अक्षर का प्रयोग करोगे। सिंपली हम समझे कि अगर लिया जाए 0,
ईसा मसीह के जन्म के पहले और जन्म के बाद की तिथि निर्धारण की जाती है? तो आज की हमारी पहली क्लास कंप्लीट होती है। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आप देखिएगा, और जो नहीं कुछ समझ में आएगा, जो भी टॉपिक, जो भी शब्द नहीं समझ में आएंगे, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे उसको समझाने की, उसको बताने की, क्योंकि हमारी ये पहली क्लास है। उम्मीद करते हैं जो भी कमी आपको नज़र आई, जो भी नहीं समझ में आया, जो भी इम्प्रूवमेंट करने को, उससे रिलेटेड आप हमें बताइएगा, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।